Hey guys, you most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir back with another video lecture, and today in this video lecture we are going to complete your exercise 19C. देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 19C है ये केवल आपका बेस्ड है क्वेश्चन आंसर पर और बहुत ज्यादा चीजें नहीं है इसमें, तो बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फॉर ईच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इंडिकेट इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं मित्र, तो यहाँ पर दिए हैं क्वेश्चन नंबर 6, 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आपको बताना है कि क्वेश्चन आपका जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो बस चीजों को समझिए। कह रहा अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, तो ये चीज तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, चैप्टर 19 स्टार्ट करते ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा जो रेक्टेंगल होता है वो एक पैरेललोग्राम होता है कि नहीं होता है, तो आपको लिखना है टी मतलब ट्रू। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, क्या आपका जो स्क्वायर होता है वो रेक्टेंगल होता है। तो जो आपका रेक्टेंगल होता है मित्र उसकी प्रॉपर्टी होती है कि चारों एंगल 90 डिग्री होता है और स्क्वायर में भी चारों एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा भैया, ये भी आपका हो जाएगा ट्रू। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है मित्र आपसे कि आप पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, क्या आपका पैरेललोग्राम रोम्बस होता है, तो आप लिख दोगे फॉल्स। क्यों लिख देंगे, क्योंकि रोम्बस क्या होता है जिसके चारों साइड्स इक्वल हो, जिसके चारों साइड्स इक्वल हो लेकिन चारों एंगल्स इक्वल ना हो। तो कह रहा है कि आप पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, आप कहोगे फॉल्स। क्लियर है। चलो अगला कह रहा है स्क्वायर इज अ रोम्बस, तो हमने पढ़ा था जी हाँ, हर स्क्वायर क्या होता है, रोम्बस होता है, या रोम्बस ही क्या होता है, स्क्वायर होता है, क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड चारों एंगल्स इक्वल होते हैं और रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होते हैं, तो स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिफ्थ वाला कि रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। भाई क्या रेक्टेंगल कभी स्क्वायर हो सकता है, तो रेक्टेंगल कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है मित्र, इनके अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। जैसे ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, बट अगर स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में क्या होता है, तो स्क्वायर में चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। क्लियर, ये इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल है ना, चारों साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा, रेक्टेंगल इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, तो जाहिर सी बात है भाई स्क्वायर भी आपका क्या है, पैरेललोग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें सर, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। सेकंड क्वेश्चन में केवल वही बता रहा हूँ ना मैं, क्वेश्चन आंसर है तो हल्का है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि व्हाट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज द फॉलोइंग, द डायगोनल्स एंड द साइड्स फॉर्म 4 कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल्स ट्रायंगल्स। कह रहा है जो डायगोनल्स और उसको जो साइड्स हैं वो फॉर्म करते हैं 4 कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्रायंगल्स, तो ये आपका क्या कहलाएगा, तो जाहिर सी बात है आपका रोम्बस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रोम्बस कहलाएगा। बस आपको यही लिखना है, ग्राफ ड्रॉ ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करने को कहा ही नहीं है। थर्ड क्या कह रहा है सर, थर्ड कह रहा है कि PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल, यानी PQRS क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड मतलब 4, लेटरल मतलब इक्वल। व्हाट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल एज इट इज इफ PQ इज पैरेलल टू RS, यानी कह रहा है PQ RS के पैरेलल हो और उसके जो डायगोनल्स हो वो लेंथ में इक्वल हो। क्लियर है, क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि जो आपका PQ हो पैरेलल हो RS का और उसके जो डायगोनल्स हो इक्वल हो लेंथ में। तो डायगोनल्स आपको पता है किसमें इक्वल होते हैं, तो भाई साहब ये इक्वल होते हैं आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में। किसमें होता है भाई, तो ये होता है आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में। इज दैट क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सॉरी इसी का हाँ, PQ एंड RS आर पैरेलल एंड एंगल P इज इक्वल टू एंगल R, तो इसका आंसर यही हो जाएगा कि क्या हो जाएगा आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो जाएगा, क्योंकि आपका जो एंगल P एंगल R के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ फॉर अ रोम्बस, रोम्बस के लिए कौन सी चीजें ट्रू हैं। अब ये आपका नॉलेज चेक कर रहा है कि आपको सच में नॉलेज है या ऐसे ही फालतू चीजें करते करते आप आ गए यहाँ तक। तो आपको भी पता है भैया कि आपको नॉलेज है तभी आप यहाँ तक पहुंचे हो, वरना कैसे पहुंच पाते। तो देखिए सर सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि इट हैज 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स, इसके पास 2 पेयर होते हैं क्या पैरेलल साइड के, तो एकदम ट्रू हो जाएगा भैया ये बात। नेक्स्ट कह रहा है कि इट हैज 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, क्या है इनके पास 2 पेयर होते हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के, तो आप कहोगे कि भैया ये भी आपका ट्रू होता है, ये भी आपका क्या होगा, ट्रू होगा रोम्बस के लिए। फिर क्या, इट हैज 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स, कह रहा है इसके पास 2 पेयर होगा कॉन्ग्रुएंट साइड्स का, तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, कॉन्ग्रुएंट एंगल होगा तो कॉन्ग्रुएंट साइड्स पे जो होगा ही, तो तीनों क्या हो जाएगा, ट्रू। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 ऑफ इट्स एंगल्स आर राइट एंगल्स,
क्या इसके दो एंगल राइट एंगल के इक्वल होगा? तो आपको एक चीज पता है भैया कि अगर इसके दो साइड जो है वो 90 डिग्री के इक्वल हो जाए तो अगला दोनों भी 90 होगा। यानी रोम्बस में अगर ये और ये 90 डिग्री हो गया तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल 360 के इक्वल होता है। क्लियर? तो क्या रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आप लिखोगे फॉल्स। यहाँ पर क्या लिखेंगे? फॉल्स लिखेंगे। ठीक है। अगला कह रहा है कि इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर एट राइट एंगल्स। कह रहा है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, वो भी राइट एंगल पर। यानी कि जहां पर ये बाइसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। जहां पर भी बाइसेक्ट करते हैं वहां 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। और जब मैं आपको पढ़ा रहा था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भैया ये होगा पक्का वाली बात है, नहीं 90 डिग्री होगा। क्लियर? तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत अच्छे से देखा करिए, बहुत जरूरी है। 6th पार्ट कह रहा है कि इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड परपेंडिकुलर। कह रहा है इसके जो डायगोनल तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं, तो भैया ये तो हो जाएगा आपका फॉल्स। कॉन्ग्रुएंट और परपेंडिकुलर दोनों नहीं होते हैं। अगले की बात की जाए कि इट हैज ऑल इट्स साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। इसके जितने भी साइड्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। तो मैं कई बार चिल्ला चुका हूँ और आपको पता है ये बात सही हो जाएगा। तो पहले के फर्स्ट का आंसर ट्रू, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। रोम्बस होगा दूसरे का आंसर, तीसरे का आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा। फोर्थ का कह रहा है ट्रू, 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 फॉल्स, ट्रू, 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 फॉल्स, ट्रू। तो इस तरीके से आपने 4 क्वेश्चन को उड़ा दिया, अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कह रहा है कि जो डायगोनल्स होता है क्वाड्रिलेटरल को परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के। बात तो एकदम सही है भाई, हम भी सहमत हैं इससे। इज सच अ क्वाड्रिलेटरल ऑलवेज अ रोम्बस। क्या इस टाइप के जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं वो हमेशा रोम्बस होते हैं? इफ योर आंसर इज नो, ड्रॉ द फिगर टू जस्टिफाई योर आंसर। अब कह रहा है कि इफ योर आंसर इज नो, यानी कि आपको आंसर पता चल गया, तो यहाँ पर आप क्या कर लोगे? यहाँ पर आप लिख लोगे नो, क्योंकि ऑलरेडी आपको आंसर पता है। अब क्यों नो है, क्या रीजन है इसके पीछे? तो आप लिखोगे काइट ऑल्सो हैज दिस प्रॉपर्टी। अ काइट ऑल्सो हैज दिस प्रॉपर्टी। काइट के पास भी क्या होता है भैया? सेम प्रॉपर्टी होता है। कह रहा है कि द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे परपेंडिकुलर, तो जो कि सही बात है। इज सच अ क्वाड्रिलेटरल ऑलवेज अ रोम्बस। क्या जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं ऑलवेज रोम्बस होते हैं? अगर आपका आंसर नहीं है तो ड्रॉ करिए फिगर अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए। तब सिंपल वे में जस्टिफाई कर सकते हो ग्राफ बना करके। नो, क्योंकि जो काइट होता है उसका भी सेम प्रॉपर्टी होता है। तो ग्राफ आप बाबू इस तरीके से बना सकते हो, ऐसे। इसके भी तो 4 साइड्स हैं, इसके भी 4 साइड्स है ना। अब देखो ये क्या कर रहा है, ये भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है कि नहीं? तो ये भी आपके 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। इसको आप मान लीजिए ए बी सी डी ओ। अब क्वेश्चन पढ़िए फिर से, कह रहा है डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जो डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर है कि नहीं? जाहिर से परपेंडिकुलर का मतलब होता है बाबू 90 डिग्री। ये तो है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। इज सच अ क्वाड्रिलेटरल ऑलवेज अ रोम्बस। क्या ये रोम्बस दिख रहा है भैया आपको? रोम्बस दिख रहा है आपको? इफ योर आंसर, तो क्या हो रहा है कि ये रोम्बस नहीं है ना आपका, क्योंकि जो काइट होता है उसका फिर सेम होता है। क्वाड्रिलेटरल नहीं, काइट्स में भी तो 4 साइड्स होता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये ग्राफ बना देना और अपने आंसर को जस्टिफाई कर दीजिएगा। ग्राफ बनाते ही आपका आंसर क्या हो जाएगा? जस्टिफाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका मित्र, अ विंडो फ्रेम हैज वन डायगोनल लॉन्गर देन द अदर। कह रहा है जो विंडो का फ्रेम होता है, नहीं घर में हमारे जो विंडोज होते हैं उसका जो फ्रेम होता है वो क्या, उसके जो डायगोनल होते हैं दूसरे से क्या होता है? एक लंबा होता है। इज द विंडो फ्रेम अ रेक्टेंगल। क्या आपका जो विंडो फ्रेम वो रेक्टेंगल है? वाई और वाई नॉट। क्या जो आपके घर में विंडो होता है वो रेक्टेंगल है? तो आप लिखेंगे नो, क्योंकि जितने भी भाई विंडोज सब रेक्टेंगल थोड़ी होते हैं भाई, सब रेक्टेंगल नहीं होता है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? नो। क्यों नो है भैया? तो आप लिखोगे डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल। डायगोनल क्या होता है? तो यही होता है डायगोनल। तो कह रहा है रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वो आपका क्या होना चाहिए? शुड बी इक्वल। तो डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल शुड बी इक्वल, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? नो हो जाएगा। 6 वाला क्वेश्चन क्या है? फिर से पढ़ो। विंडो फ्रेम हैज वन डायगोनल लॉन्गर देन द अदर। यानी विंडो अगर आप देखोगे भैया तो विंडो जो आपका होता है ये ऐसा होता है क्या? इस टाइप का बनाया जाता है ना, इस टाइप का, ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, इसमें ग्रिल्स लगे होते हैं, इस टाइप का विंडो बनता है। क्लियर? तो अब अगर इसकी बात करें तो क्या कह रहा है कि विंडो फ्रेम हैज वन डायगोनल लॉन्गर देन द अदर, यानी लॉन्गर देन द अदर, एक से क्या होता है? बड़ा होता है। फिर कह रहा है इज द विंडो फ्रेम रेक्टेंगल। क्या आपका जो विंडो है वो रेक्टेंगल फ्रेम करता है? वाई और वाई नॉट। क्यों नहीं? तब वो नहीं, क्योंकि डायगोनल जो होता है रेक्टेंगल के वो क्या होने चाहिए? हमारे इक्वल होने चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड व्हेन द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द फॉलोइंग आर ज्वाइंट। अब कह रहा है भैया यहाँ पर आपका जो पहला वाला है 7th में पहला क्या कह रहा है, अगर वो रेक्टेंगल है, व्हाट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड व्हेन द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द फॉलोइंग आर ज्वाइंट। तो पहले की बात करें, चार है ना, दूसरा, तीसरा और चौथा। चलो देख लेते हैं। पहला क्या कह रहा है कि रेक्टेंगल, जब इनके मिड पॉइंट्स जो साइड्स के हैं अगर एक दूसरे को ज्वाइंट कर लेते हैं तो अगर रेक्टेंगल है तो क्या बनेगा, अगर रेक्टेंगल है भैया तो ये आपका बन जाएगा रोम्बस। रेक्टेंगल है तो क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। ध्यान समझिए, फिर से क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड व्हेन द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द फॉलोइंग आर ज्वाइंट। जैसे मान लीजिए कि ये मैंने बना दिया एक ग्राफ, क्लियर हुई चीजें। अब क्या कह रहा है मित्र, ये साइड है ना, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, ये साइड है, रेक्टेंगल भी है ये, इसको ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, डी मान लीजिए। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड व्हेन द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द फॉलोइंग आर ज्वाइंट। यानी इसको मिला, इसको मिड पॉइंट सही हो जाएगा ना, मिड पॉइंट सही हो जाएगा, मिड पॉइंट सही हो जाएगा। अब जब इसको मिलाया जाए, जब मिड पॉइंट्स को मिलाया जाए तो भैया देखिए ये और ये चीज को समझिए। तो क्या हो रहा है मालूम है, इसको मान लेता हूँ P Q R S, 4 मिड पॉइंट्स हो गए। P किसका मिड पॉइंट है, CD का, R किसका मिड पॉइंट है, AB का, Q किसका मिड पॉइंट है, AD का, S किसका मिड पॉइंट है, BC का। जब इन चारों को हमने मिला दिया रेक्टेंगल में तो क्या बन गया, रोम्बस बन गया। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, रोम्बस, अगर एक रेक्टेंगल है तब, अगर एक रोम्बस है, अगर क्या है, रोम्बस है, अगर मान लीजिए है रोम्बस, या फिर मान लो, चलो मैं इसकी बात करूँ, समझिएगा ध्यान से, अगर मान लेते हैं रोम्बस है, कंडीशन सेम है, या फिर यही मान लो रोम्बस, यही मान लो रोम्बस है ना। अब रोम्बस में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर मान लो मिड पॉइंट इसका, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट। अब हमें जोड़ना है एक दूसरे को। जब हमने एक दूसरे को इस तरीके से जोड़ा रोम्बस के अंदर, तब ये क्या बन गया, रोम्बस के अंदर जब मैंने पॉइंट्स को जोड़ लिया तो ये हमारा क्या बन गया भैया, तो यहाँ से आप देख पा रहे हो ये हमारा बन जाएगा रेक्टेंगल। क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा भाई, ध्यान से समझिएगा, क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या, अगर रेक्टेंगल है और इसके मिड पॉइंट को जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, तो रोम्बस बनेगा, दिख रहा है। अगर ऑलरेडी रेक्टेंगल है, सॉरी रोम्बस है, इनके मिड पॉइंट्स को जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, तो नो डाउट आपका रोम्बस बन जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है काइट, ये देखो काइट है ना, और काइट में भी क्या बना है भाई, काइट में क्या बना है, काइट में रेक्टेंगल ही बना है ना, ये रोम्बस भी तो है, काइट में क्या बना है, रेक्टेंगल बना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। चलो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्सरसाइज का, तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सरसाइज में कि एन आइसोसेलेस ट्रापेजियम, यानी अगर एक आइसोसेलेस ट्रापेजियम है तो वो क्या बनाएगा, तो नो डाउट यार, अगर आइसोसेलेस ट्रापेजियम है तो ये आपका रोम्बस बनाएगा। क्या बना देगा, रोम्बस बना देगा। क्लियर है ये चीज, तो मुझे लग रहा है कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब आइसोसेलेस ट्रापेजियम अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बना दे रहा हूँ। देखो ये होता है कुछ इस टाइप का, ये होता है कुछ इस टाइप का आइसोसेलेस ट्रापेजियम। क्लियर है चीजें। अब इसमें क्या हो रहा है, आप चीज देख पा रहे हो कि ये वाला जो है इस वाले के इक्वल है कि नहीं है, ये वाला जो लाइन है भैया इस वाले लाइन के पैरेलल है कि नहीं, ये वाला लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल, और ये क्या है, इसके इक्वल है। क्लियर है, तो ये आपका क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्रापेजियम बन गया। तो कह रहा अगर ये आइसोसेलेस ट्रापेजियम है तब क्या बन जाएगा, तब देखिए यहाँ मिड पॉइंट, यहाँ मिड पॉइंट, यहाँ मिड पॉइंट, यहाँ मिड पॉइंट। अब इन सबको आप जोड़िए, जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ते ही क्या बन जाएगा, तो ये आपको बन जाएगा रोम्बस। क्या बन जाएगा, रोम्बस। और आपको पता है कि जो भी रोम्बस होते हैं वो क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। तो ये तो था आपका एक्सरसाइज 19C। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस पढ़ते रहिए, पढ़ते रहेंगे तो चीज़ें इजीली सॉल्व हो जाएंगी और आपको इजी लगेंगी। अदरवाइज चीज़ें आपको टफ लगती रहेंगी और आप परेशान होते रहेंगे। तो परेशान नहीं होना है, चीज़ों को समझ समझ के बस करते रहिए, क्वेश्चंस को उड़ाते रहिए, और बाकी जो भी हेल्प चाहिए आपके निखिल सर यहीं पर हैं, सारी चीज़ें आपके लिए करेंगे। चैप्टर 19D और 19E जो है आपका एक्सरसाइज में थोड़े क्वेश्चंस ज़्यादा दिए हुए हैं, तो परेशान नहीं होना क्योंकि क्वेश्चंस इजी हैं। चलिए आज बस यहीं तक, बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट मुलाकात में, जिसमें आपका एक्सरसाइज 19D सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।